कह रहे बेटा, बोलो। अरे बताओ क्या प्रॉब्लम होगी, मैसेज कर दो, कोई बात नहीं। अरे क्या प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए नहीं है तो हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा। वन एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है? 1.67। हाँ, मेरी आईडी से और कोई क्लास ले रहा है, आप मुझे परेशान करोगी फिर। 1 सेकेंड, अभी देखती हूँ मैं। तो मैम देख लो, यहाँ पर बैठा हुआ आराम से गाती हूँ। ये बदतमीज है, तू कर ले अपना माइक ऑफ कर ले, अभी गया वो अपने आप ही गया। वो सचिन होगा, सचिन है क्लास में अभी, सचिन का है। मैम आप मेरे घर पर फोन मत कर देना कभी, मेरे घर पे फोन कर। नहीं, सचिन तो बैठा है अभी आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी माइक ऑफ करके क्लास स्टार्ट करता हूँ। अब ये तू ही तो है, अब तू तो बकवास क्यों कर रहा है? बंद कर इसको। हिमांशु चंदेला माइक ऑफ कर। हिमांशु माइक ऑफ कर। गाड़ी में बैठा है तू, पढ़ रहा है, इधर पढ़ने के तरीके हैं ये हैं? बकवास कर रहा है। चलिए देखिए बेटा, यहां से आगे। मैं तेरे घर फोन कर रही हूँ अभी, रुक तू। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो। हाँ हाँ ध्यान देख, हाँ ध्यान करो। देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है बेटा? 1.66 10⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.66 10⁻24 ग्राम। ये होती है वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, जो हम मास डिफाइंड करते हैं, अरे बकवास नहीं, देखो ध्यान से देखो। अब देखो यहां से, ये जो हम मास डिफाइन करते हैं, हम रिलेटिव मास ही तो डिफाइन करते हैं बेटा। जैसे हम लोग घी मेजर करते हैं, तो एक साइड में देखो क्या हुआ, फ्रांस में एक बार मीटिंग में प्लेटिनम के एक बाट लिया, उसको लगभग 1 किलोग्राम का मान लिया। उसके बेसिस पे ये सारे आयरन के मास बना दिए बाट, और 1 किलोग्राम के बेसिस पे हम उसको मेजर करने लग गए। हम मास कैसे मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट मास तो मेजर ही नहीं करते, हम रिलेटिव मास मेजर करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने 1 किलोग्राम घी मेजर करा, तो क्या करते हो, पैरेलल में ताकरी में 1 किलो का बाट रखते हो और 1 किलोग्राम घी मेजर कर देते हैं आप लोग। इसी तरह से बच्चों, पहले इस तरह से डायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम नहीं था, तो एक मेजरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट बनी वहां पे आपकी एटॉमिक मास यूनिट बेटा, वहां पे, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए क्या था आपके पास, हाँ कैसे निकाला वन एटॉमिक मास यूनिट का एक फॉर्मूला बनाया वहां पे, क्या था बना, कंसर्न 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम, मास ऑफ द कार्बन एटम, या मैं ये कह सकती हूँ मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। ये वन एटॉमिक मास यूनिट वहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करेगी, ठीक है। हाँ अब सुनो, अब कार्बन को ही क्यों लिया गया बेटा? अब कार्बन को ही क्यों चूज करा गया? क्योंकि देखो, हमें ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसे समझिए, क्लास के अंदर हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी क्लास में थोड़ी सी सब मानते हो, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हो, थोड़ा दबाव हो, ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा से बोलते हैं एबोडेंस, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। दूसरा बच्चों, जो मोस्ट रिएक्टिव ना हो और जो लेस रिएक्टिव भी ना हो, जो मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो बेटा और लेस रिएक्टिव भी ना हो। हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जो मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो, लेस रिएक्टिव भी ना हो, और जिसके आइसोटोप्स भी ज्यादा ना हो,
तुमसे पूछे कि वन एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करने के लिए कार्बन को ही क्यों चूज करा गया, किसी और को क्यों नहीं लाया गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में अक्सर पूछ लिया जाता है। हाँ 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 वही बता रही, सुनो। हाँ हाँ सुनो, क्यों लिया गया कार्बन को, क्योंकि देखो बच्चों, हमें एक ऐसा एटम चाहिए था जिसके अमाउंट सबसे ज्यादा हो। क्लास में एक ऐसे समझे, क्लास के हिसाब से एक बच्चा हो, क्लास में मॉनिटर बनाना है मुझे क्लास का, तो मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी क्लास में चलती हो, ठीक ठाक सी हो, दबाव हो जिसका, दूसरा जिसके अमाउंट ज्यादा हो, दबाव मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा हो, इंटेलिजेंट हो। दूसरा वो बच्चा ऐसा भी ना हो, चंदेला माइक ऑफ करो, अपना वीडियो भी ऑफ करो, चंदेला। मैं 1 मिनट काम कर रहा हूँ, खोलिए भाई नहीं। ये फालतू की बकवास नहीं। 1 मिनट इसको ठंडा दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। कर रहा हूँ मैं, वहां पर डाल। अपना म्यूट कर ले इसको, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ नहीं आज। अब ध्यान से देखिए, जिसके बेटा जो क्या हो आपकी लेस रिएक्टिव हो, जो क्या हो बेटा लेस रिएक्टिव, मतलब क्लास में ऐसा भी बच्चा ना हो जिसकी जो बहुत ज्यादा चंचल हो, जो बहुत ज्यादा जो कभी शांति ना बैठता हो, ठीक है, जैसे चंदेला जैसा कभी शांति नहीं बैठता ही, ठीक है, तो ऐसा बच्चे को हम मॉनिटर नहीं बना सकते। हाँ हाँ दूसरा एक ऐसा बच्चा जो शांत बैठा रहता हो, जो कभी बोले ही ना, जैसे भूपेंद्र ऐसे सेक्शन में छोटे वाला जो बिल्कुल बोले ही ना कभी, तो ऐसे बच्चों को मॉनिटर नहीं बना सकते, जो कम बोलता हो, शांत हो। तो हमें ऐसी मेटल चाहिए जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव हो, अब सुनो, जो लेस रिएक्टिव ना हो, ठीक है, जो मोस्ट मतलब ऐसा बच्चा भी नहीं जो क्लास में बहुत ज्यादा शरारती हो, मतलब मोस्ट रिएक्टिव हो। हमें ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए जो बच्चा बिल्कुल शांत बैठा रहता हो, और हमें ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए क्लास में जिसके बहुत ज्यादा बहन भाई हो, 5-7 बहन भाई, तो अपने बहन भाइयों को कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मेटल चाहिए थी जो सबसे ज्यादा मात्रा में हो, जो ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो, जो बिल्कुल रिएक्टिव भी ऐसा भी ना हो कि जो रिएक्टिव भी ना हो, और जिसके बहुत ज्यादा आइसोटोप्स भी ना, वो हमारे पास सिर्फ कार्बन थे, ठीक है। इसलिए एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन को यहाँ पे चूज करा। किसको चूज करा है हमने यहाँ पे? कार्बन को बेटा यहाँ पे चूज किया, ठीक है बेटा, समझ आ गया? नोट करिए एक बार। ये बकवास नहीं, काम करिए बेटा। मैं इसके फादर को फोन करती हूँ, चंदेला करिए आप फटाफट एक बार। हाँ, इसलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए बच्चों कार्बन को क्या किया यहाँ पे चूज किया। हाँ, अब निकालते कैसे देखिए। तो वन एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करा गया बेटा यहाँ पे? वन एटॉमिक मास को यहां से डिफाइन कर दिया गया, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, मास ऑफ द कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, ठीक है। हाँ, अब एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक, अब देखो निकालते कैसे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना लिखते हो बच्चों? 12 ग्राम पर मोल, ये लिखते हो आप लोग 12 ग्राम पर मोल, मतलब कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन हैव मास कितना बच्चों? 12 ग्राम, और 1 मोल कितने का होता है? एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, ठीक है। एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा बेटा? 12 ग्राम। तो एक का कितना हो जाएगा बेटा? 12 बाई एवोगाड्रो नंबर 23 10⁻23। मैं इसको एवोगाड्रो नंबर से लिख देती हूँ 12 बाई एन ए, 12 बाई एन ए, ठीक है।
अब जब हम एटॉमिक मास यूनिट निकाला, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना आया 12/Na, यहां से डिवाइड बाई 12 से 12 बेटा कैंसिल हो गया, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना आया बेटा 1/6.1/Na ग्राम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना आया 6.023 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको सॉल्व करोगे, हाँ तो ये वैल्यू मिलेगी 1.66 10⁻23 ग्राम, या फिर 1.67 10⁻26 किलोग्राम। तो ये क्या आ जाएगा मास ऑफ द कार्बन एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है जो कि हाइड्रोजन एटम का मास होता था, जो कि हमने किससे डिफाइन करा गया हाइड्रोजन एटम के मास से। हाँ एक बार नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जैसे हम प्रोटॉन के मास को लिखते हैं, न्यूट्रॉन के मास को लिखते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के मास से डिफाइन करा गया वो चीजें। वो कहां से डिफाइन करी गई है हाइड्रोजन एटम के मास से। एक बार मैं निकाल के बताती हूँ, नोट करिए एक बार। हाँ 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 बोल। मैं पर क्लास लीव कर रहा हूँ, मेरी आईडी कोई भी है मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं पर क्लास लीव कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ मैं देखूंगी तेरे को, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तू जा कहीं जाएगा वहां। मैं भी यहीं पर ही हूँ, मैं कहीं पर नहीं जा रहा। कर लिया बेटा नोट सबने? यस मैम। हाँ देखिए आगे। अब जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग प्रोटॉन का मास लिखते हैं 1.0073, है ना। वो हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना होता है एक प्रोटॉन होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन एटम से डिफाइन करती हूँ, हाँ जैसे हाइड्रोजन एटम के मास से डिफाइन करते हैं जैसे, ठीक है। हाँ जैसे देखो 4 हाइड्रोजन एटम, जो कि हमने प्रोटॉन का मास निकाला था कि एक प्रोटॉन का मास कितना था 1.66 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये कैसे निकाला मास ऑफ एटम इन ग्राम, 1 एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइंड होगा मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66। जब भी हमें किसी एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है 10⁻24 ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए करें तो हाइड्रोजन का एटम का मास था 1.67 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.67 होता है 66 10⁻24 ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। हाँ जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक मास 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है, 73 या 78 के आसपास, 78 आता है आई थिंक। देखो फिर से बताती हूँ, देखो एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे, मास ऑफ द एटम इन ग्राम, मास ऑफ द एटम इन ग्राम डिवाइड बाय 1.66 10⁻24 ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट। तो जैसे हाइड्रोजन एटम का मास कितना था 1.6 10⁻24 ग्राम, इसको इतने नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन का मास किसकी फॉर्म में आ गया 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, आज जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखो एक बार, कर लिया? हाँ ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि कैसे कैसे आप इस चीज को निकालते हैं। हो गया? आगे देखिए, जैसे मैं आप लिखूं आपके पास यहाँ पे, हाँ
1.0078 एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और 1.67 10 पावर 2 10 पावर 27 किलोग्राम। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट, 674 होता है ये। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0078 073 होता है शायद ये ना, 73 है भाई, ये 73 1.0086 क्या आएगा 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। वो हाइड्रोजन एटम का निकल गया, ठीक है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं। हाँ, अब देखो, आइए नोट करो जल्दी से। जैसे हमें न्यूक्लियस का मास निकला है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट, या A इंटू एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे जैसे हमें मास ऑफ द न्यूक्लियस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस किसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, मास नंबर, तो A इंटू एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूक्लियस का मास क्या आएगा, A इंटू, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, अभी छोड़ती हूँ, A इंटू में एटॉमिक मास है यूनिट, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट लिखिए यहाँ से, ये जल्दी से एक बार। हाँ, एक इस यहाँ से एक रिलेशन दिया था आइंस्टीन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस का के लिए। आइंस्टीन ने इसका रिलेशन एनर्जी से दिया था यहाँ पे। हाँ, वो रिलेशन में छोटा सा देख लो, बस फिर छोड़ रही हूँ, अटेंडेंस लेके छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा ये पूरा कर देना कंसेप्ट एक बार। हाँ हाँ, देखिए आइंस्टीन ने यहाँ पे एनर्जी मास इक्विवेलेंस से एक रिलेशन बताया था। वो आगे आपको सीधा सीधा काम आएगा ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब मास डिफेक्ट पढ़ाऊंगी तो मास को एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में मेजर करेंगे, सीधा सीधा निकाल लेंगे इस रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन यूनिट, या एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो आइंस्टीन रिलेशन दिया था बच्चों, E = mc का स्क्वायर। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को इसके बराबर मान लिया गया आपके पास। m क्या था, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। जब इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, और 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी इक्विवेलेंस के बराबर निकल के आएगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पे सीधा सीधा यूज करूंगी मैं आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में किसके बराबर होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके बराबर होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। हाँ, आगे समझ में सबको, चलो ठीक है। हाँ, 1 मिनट।